हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों आज फिर से लेके आपके लिए केमिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही खास क्वेश्चंस और आंसर 5 नंबर के सवाल जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने की संभावना 100% है। तो इस क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला वीडियो है और दूसरा तीसरा भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको फिर से वही बात याद दिला दूं एक बार। 2023 एग्जामिनेशंस में मिशन कितना 95 प्लस, हमको कितना नंबर चाहिए केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स लाना है। तो 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आज वाले वीडियो में, फुल एक्सप्लेनेशन और साथ में हिट क्वेश्चंस के साथ। सारे के सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में एकदम हिट होंगे और बोर्ड में बेहद फायदा होगा। आप सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिख के आओगे। तो क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन बारी बारी से। तो वीडियो पे बने रहिए हमारे साथ। तो क्वथनांक का उन्नयन की अगर बात करो तो ये एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म होता है। टोटल अनुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, जिसमें एक प्रकार का ये होता है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, तीसरा होता है प्रसरण दाब और चौथा होता है वाष्प दाब का अवनमन। तो इसमें सबसे पहले आपको डिस्कस ये करना है कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम सबसे पहले अनुसंख्य गुणधर्म की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्य गुणधर्म होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, है ना, किसी विलय को डालते हो तो उस विलयन के वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। यदि सिंपली क्वथनांक के अनुसंख्य गुणधर्म की अगर बात करो तो वो अनुसंख्य गुणधर्म विलय की मात्रा पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे कि किसी भी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है, विलय की मात्रा पर। आपने विलय कितनी अमाउंट में घोला है, कितना मात्रा आपने विलय डाला है, इस पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि विलय आपने क्या डाला है। क्लियर है। तो यही एक अनुसंख्य गुणधर्म का प्रॉपर्टी में पहला टाइप्स है क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर। अब देखो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में, अगर मान लो आपके पास कोई विलायक है, ऐसा कोई विलायक है, इसमें मान लो कि इसमें पानी है। क्लियर, इसमें पानी है तो पानी अगर बोतल में होगा तो पानी का अपना कुछ वाष्प दाब बनेगा। मान लो पानी का कुछ वेपर प्रेशर बन रहा है, ये है आपका शुद्ध विलायक। कैसा है, शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट है। अगर इसमें किसी विलय को डाल दो, क्या डाल दो, किसी विलय को, कितनी मात्रा में डालो पता नहीं, 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, किसी भी विलय को डाल दो। अब जैसे ही विलय की मात्रा को डालोगे तो विलय जैसे ही विलायक में आएगा तो विलयन बन जाएगा। और ये विलयन बनने के बाद अब विलय की मात्रा का कुछ अंश नीचे वाली सतह पर होंगे, कुछ अंश ऊपर वाली सतह पे होंगे और कुछ अंश इस विलायक के ऊपरी सतह पर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही विलय को डालोगे तो विलय का कुछ अंश जल की ऊपरी सतह पर रहेगा और जहां पे रहेगा वहां से वाष्प बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। इस प्रकार से विलयन बनने के बाद इसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। तो थ्योरी आपके पास ये कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अउड़नशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। जब किसी शुद्ध विलायक में विलय को डालोगे तो विलय डालने के बाद वो विलयन बनेगा, विलायक नहीं रहेगा, विलयन बन जाएगा। और जैसे ही विलयन बनेगा तो उसके वाष्प दाब में कमी होगी। क्लियर। और इसी कमी को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक के उन्नयन में वृद्धि हो जाना। अब यहाँ पे थ्योरी क्या कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अउड़नशील विलय को डाला जाता है, अउड़नशील विलय को डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है तथा विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और इसे ही अपन क्वथनांक के उन्नयन के नाम से जानेंगे। क्लियर है। यानी सिंपल सी बात है कि जब विलायक रहेगा तो उसके वाष्प दाब ज्यादा होंगे और विलयन बनेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएंगे। और जैसे ही विलयन बनेगा तो उसके वाष्प दाब में कमी होगी परंतु उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी और इसे ही अपन कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है क्वथनांक का बढ़ जाना। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है क्वथनांक का बढ़ जाना। तो क्वथनांक कब बढ़ेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में विलय को डालोगे तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी तथा क्वथनांक के उन्नयन में वृद्धि होगी। इसको आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो, विलयन के वाष्प दाब में कमी तथा विलयन के क्वथनांक में वृद्धि, यानी विलायक के क्वथनांक कम होंगे और विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, विलयन का क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर, दोनों के अंतर
के अंतर क्या कहलाएंगे? क्वथनांक का उन्नयन कहलाएंगे। के अंतर को क्या बोलेंगे? क्वथनांक का उन्नयन होगा। क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन। अब यहां से देखो, विलयन का क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। यानी जो विलयन का क्वथनांक होगा और विलायक का क्वथनांक होगा, दोनों के डिफरेंस के क्वथनांक के उन्नयन के नाम से जानेंगे। अब यहां से क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू होता है डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक टी टीवी माइनस विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट। तो ये आपका डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीवी माइनस टीवी नॉट, जहां पे टीवी इक्वल टू क्या होगा? टीवी बराबर है विलयन का क्वथनांक। टीवी बराबर क्या है आपके पास? विलयन का क्वथनांक। और टीवी नॉट इक्वल टू है विलायक का क्वथनांक। टीवी नॉट क्या है? विलायक का क्वथनांक। क्लियर? और यहां से डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या है? डेल्टा टीवी बराबर है क्वथनांक का उन्नयन। यानी ये इसका मतलब ये कह रहा है कि कितनी क्वथनांक में वृद्धि हुई है, यही है आपका डेल्टा टीवी। कितनी क्वथनांक के उन्नयन में वृद्धि हुई है। तो ये आपके क्वथनांक का उन्नयन परिभाषित हो गया। अब इसको राउल्ट के नियम से उल्लेख करना है। सिंपल, क्या करना है? राउल्ट के नियम से इसको परिभाषित करना है कि आप ये बताओ कि क्वथनांक के उन्नयन राउल्ट के नियम से किस प्रकार संबंधित होंगे। अब इसको अपन राउल्ट के नियम से कर सकते हैं। तो उससे पहले छोटी सी बात जान ले कि अगर मान लो कि आपके पास 1 मोल सुक्रोज है, ये ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज है और 1 मोल यूरिया है। तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया दोनों समान मोलल में है, तो समान मोलल होने पर दोनों के क्वथनांक के उन्नयन भी समान होंगे। क्लियर? देखो, अगर आपके पास यूरिया है 1 मोल और ग्लूकोज भी है 1 मोल, तो दोनों तो विलय की मात्रा अलग अलग, सॉरी दोनों विलय तो अलग अलग है। एक ग्लूकोज है, दूसरा यूरिया है, लेकिन दोनों की मात्रा, दोनों की अमाउंट सेम है। 1 मोल ग्लूकोज भी है, 1 मोल यूरिया भी है। तो अगर इस दोनों में पूछा जाए कि बताओ 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल यूरिया, इन दोनों में किसके क्वथनांक का उन्नयन होंगे ज्यादा, किसके अधिकतम क्वथनांक का उन्नयन होंगे, तो क्या बोलोगे आप? दोनों का समान होगा, क्योंकि दोनों की मात्रा सेम है। अगर यही आपके पास 2 मोल ग्लूकोज होता और 5 मोल यूरिया होता, तो किसके क्वथनांक के उन्नयन ज्यादा होंगे? तो 5 मोल यूरिया का। तो जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतनी ज्यादा क्वथनांक का उन्नयन होगा। तो ये डिपेंड करता है। अब इसको राउल्ट के नियम से उल्लेख करें, तो राउल्ट के नियम से इसको परिभाषित करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, इस आपको इसी प्रकार से बोर्ड में लिखना होगा। पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कोई नंबर में कटौती नहीं होगी। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है। मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है। आपको इसी प्रकार से लिखना होगा एग्जामिनेशंस में। क्लियर? राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा? राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है। अब क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीवी किसके समानुपाती? मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण मतलब स्मॉल एम। अब यहां से समानुपाती को हटाओ, तो जब समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा केवी। एक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? केवी। और केवी यहां पे होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। केवी को क्या बोलोगे? उन्नयन स्थिरांक। तो केवी इंटू स्मॉल एम। यहां पे स्मॉल एम बराबर है मोललता। स्मॉल एम बराबर क्या होगा? मोललता। और मोललता का परिभाषा सूत्र होता है मोललता इक्वल टू, मोललता बराबर क्या होगा? विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलो में। तो जब इसको किलो में लाओगे तो 1000 से गुना करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे n बराबर नंबर ऑफ मोल, तो n बराबर नंबर ऑफ मोल को आप क्या लिख सकते हो? इस प्रकार से केवी इंटू स्मॉल m को लिखो n इंटू 1000 बटे कैपिटल W, और कैपिटल W किसमें? किलो में। तो यहां से डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू n बराबर है मोलो, n बराबर मोल की संख्या।
मोल बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यानी स्मॉल w बटे स्मॉल m। n बराबर लिख सकते हो स्मॉल w गुने 1000 बटे स्मॉल m गुने कैपिटल W। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया किसका, तो ये आपके फॉर्मूले निकल गए, राउल्ट के नियम से उल्लेख हो गया। अब यहां से एक बात देखिए, यहां से सबसे जरूरी बात कि यहां पे नंबर ऑफ मोल, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल है ना, ये है नंबर ऑफ मोल, और ये मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके समानुपाती हुआ, तो डेल्टा टीवी के। ये मोलों की संख्या किसके समानुपाती हुई, तो डेल्टा टीवी के समानुपाती हुई, यानी क्वथनांक का उन्नयन मोलों की संख्या के समानुपाती है। जितनी ज्यादा विलय की मात्रा होगी, जितनी ज्यादा विलय के मोलों की संख्या को डालोगे तो क्वथनांक का उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब वही है, स्मॉल n समानुपाती किसके, डेल्टा टीवी के, यानी मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक का उन्नयन भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी इस राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, अब यहां से एरो डाल के हम लिख सकते हैं, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्वथनांक का उन्नयन, राउल्ट के नियमानुसार क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोलों की संख्या, किसके मोल, तो विलय के मोल, यहां पे लिख सकते हैं विलय के मोल, क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलों की संख्या के, विलय के मोलों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। कैसा समानुपाती, सीधे, सीधे समानुपाती होता है। अतः क्वथनांक का उन्नयन, अतः क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंक गुणधर्म है। कैसा है, एक अनुसंक गुणधर्म है। अब ये इतना लिखो, पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता 5 नंबर। हाँ, एक काम और करना, वो काम क्या है, ग्राफ जरूर बनाना। सबसे लास्ट में क्या करना है, ग्राफ जरूर बनाना है। तो हम इसमें ग्राफ बना, चलिए इसमें एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको जरूर बनाना होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहां से ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनेगा। अब यहां पे देख लो, हम यहां से ग्राफ बनाना चाहे तो इस तरीके से हम यहां से एक लाइन ले लिए, एक ऐसे जगह छोटा सा मेरे पास है तो छोटा सा एक ग्राफ बनेंगे। क्लियर, ये है आपका प्रेशर और नीचे है आपका टेम्परेचर। क्लियर, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये मालूम है कि जब किसी विलायक में विलय को डालते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है, मतलब विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन के वाष्प दाब कम होते हैं। तो मान लो कि हमने इस बिंदु पर कोई ले लिए विलायक, तो विलायक का वाष्प दाब कुछ बढ़ते बढ़ते यहां पे आ गया। ये बिंदु है आपका विलायक। क्लियर, ये क्या है आपका विलायक। अब इस विलायक में किसी विलय को डालें, ये विलायक का वेपर प्रेशर है इस बिंदु पर, यहां पर विलायक का वाष्प दाब है। अगर इसमें किसी विलय को डाले तो विलयन बनेगा और विलयन बनने के बाद उसके वाष्प दाब में कमी होगी, तो वाष्प दाब कम होके इस बिंदु पर आ जाएगा विलयन। तब यहां से यहां तक का टेम्परेचर हम ले सकते हैं। क्लियर है, यहां से यहां तक का तापमान ले सकते हैं। अब यहां पे देखो, ये है आपका क्या है, विलयन, इसको हमने लिख दिया विलयन। क्लियर है, इसको हमने विलयन लिख दिया। ये विलयन का तापमान और ये विलायक का तापमान। क्लियर, ये विलायक का तापमान, ये विलयन का तापमान। अब यहां से हम ले सकते हैं, यहां से क्या ले सकते हैं, ये विलायक का तापमान हो गया और एक ये विलयन का तापमान हो गया। अब यहां से ले सकते हैं, विलायक का तापमान हो जाएगा Tv नॉट और विलयन का तापमान हो जाएगा Tv। क्लियर, विलायक का तापमान Tv नॉट और विलयन का Tv। अब दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा टीवी, यानी Tv माइनस Tv नॉट। अब यहां पे देखो, Tv ज्यादा है, Tv यानी क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, Tv माइनस Tv नॉट। Tv ज्यादा होगा, Tv नॉट कम होगा। अब यहां से यहां तक Tv है और यहां से यहां तक Tv नॉट है, तो यहां से यहां तक Tv मतलब ये विलयन का Tv और ये Tv नॉट विलायक का, तो Tv माइनस Tv नॉट इक्वल टू डेल्टा Tv। क्लियर है,
तो ये आपको ग्राफ जरूर बनाना है एग्जामिनेशंस में, आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप इस थ्योरी के साथ ये एक्सप्लेनेशन और साथ में ग्राफ आप जरूर बनाओ, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये बोर्ड के सबसे हिटेड सवाल है। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का कॉपी करो, फिर अगले सवाल पे आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। दूसरे सवाल पे आते हैं, हिमांक अवनमन क्या है? हिमांक का अवनमन क्या होता है और इसको भी राउंड के नियम से आपको उल्लेख करना है। तो हिमांक का अवनमन भी एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो सेम बातें जैसे आपने क्वथनांक के उन्नयन को डिस्कस किया था, सेम बातें, थोड़ी सी डिफरेंस आएगी। हिमांक बढ़ जाता है और क्वथनांक घट जाता है, सॉरी हिमांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, बस ये डिफरेंस आएगी और सारी बातें सेम होगी। अब ऐसे देखो, ये भी एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो सेम बात है कि जब किसी शुद्ध विलायक में आवरणशील विलय को घोलोगे तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी और साथ में हिमांक, विलयन के हिमांक में भी कमी होगी, और इसे ही अपन हिमांक के अवनमन के नाम से जानेंगे। तो हिमांक का अवनमन का मतलब है हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक का कम हो जाना, हिमांक का कम हो जाना। अब इसको डिस्कस कर लो। जब किसी शुद्ध विलायक में आवरणशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है और इसे ही, और विलयन के हिमांक में भी कमी होती है और इसे ही अपन हिमांक के अवनमन के नाम से जानेंगे। अब यहां पे ध्यान दो कि शुद्ध विलायक में विलयन के वाष्प दाब में कमी, विलयन के वाष्प दाब में कमी और विलयन के हिमांक में भी कमी, यानी विलायक का हिमांक ज्यादा होगा। तो सिंपली इसको कर सकते हो, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक एवं विलायक का हिमांक एवं विलयन के हिमांक एवं विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक एवं विलयन का हिमांक में अंतर हिमांक का अवनमन होता है। हिमांक का क्या होगा? इसी को क्या बोलोगे आप? हिमांक का अवनमन होता है। क्लियर है? अब इसको लिख सकते हो, हिमांक का अवनमन इक्वल टू होता है डेल्टा टीएफ। क्या होगा? डेल्टा टीएफ, यानी टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे होता था डेल्टा टीवी, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ इक्वल टू विलयन का हिमांक एवं, यानी विलयन का हिमांक ज्यादा होगा और विलायक का हिमांक ज्यादा होगा और विलयन के हिमांक कम होंगे। तो इसको लिख सकते हो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, जहां पे टीएफ नॉट इक्वल टू क्या होगा? टीएफ नॉट इक्वल टू है डेल्टा टीएफ लिख दो। डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है हिमांक का अवनमन। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? हिमांक का अवनमन, और टीएफ नॉट बराबर होता है विलायक का हिमांक। टीएफ नॉट इक्वल टू विलायक का हिमांक और टीएफ इक्वल टू होगा विलयन का हिमांक। तीनों चीजें मालूम हो गई, विलयन का हिमांक। अब यहां से राउल्ट के नियम से इसको उल्लेख करना है। राउल्ट के नियम से क्या करना है? उल्लेख करना है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन इसके समानुपाती होगा। किसी विलयन के हिमांक का अवनमन मोलल सांद्रण के, किसके समानुपाती? मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती होगा। मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। क्लियर है? मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक, है ना, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, यहां से उल्टा हो गया, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन मोलल सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? अब यहां से देखो, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा टीएफ, सीधे समानुपाती किसके हो गए? मोलल सांद्रण के। मोलल सांद्रण मतलब मोललता, तो मोलल सांद्रण के सीधे समानुपाती। तो डेल्टा टीएफ समानुपाती, डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एम। अब यहां से स्मॉल एम की बात कर लो तो डेल्टा टीएफ, इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा केएफ, और केएफ यहां पे होगा हिमांक स्थिरांक। केएफ बराबर क्या होगा? हिमांक स्थिरांक। और एम बराबर, स्मॉल एम बराबर क्या होता है? मोललता।
स्मॉल m बराबर क्या होता है, मोललता, और मोललता का फॉर्मूला जानते ही हो, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो Kf इंटू क्या हो जाएगा, विलय के मोल स्मॉल m बटे विलायक का द्रव्यमान, और इसको किलो में चेंज करोगे तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, 1000 ऊपर चला जाएगा, और ये विलायक का द्रव्यमान किस में रहेंगे, किलो में रहेंगे। अब यहां से डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, केएफ इंटू एन बराबर क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू। तो ये आपके क्या निकल गए, ये आपके निकल गए हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला। जब इस पे नॉमेरिकल की बात आएगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, नॉमेरिकल नहीं पूछे जाते। 5 नंबर में सिर्फ सवाल आएगा हिमांक के अवनमन, और इसको आपको परिभाषित करना होगा। अब यहां से आप क्या लिखोगे, अब यहां से लिखोगे, ये देखो स्मॉल एन किसके समानुपाती, डेल्टा टीएफ के। स्मॉल एन मतलब मोलों की संख्या, ये किसके समानुपाती हुआ, डेल्टा टीएफ के समानुपाती हुआ। तो इसको लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, एकदम अरेंज करके लिखना है, तब पूरे नंबर आपको मिलेंगे। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलय के मोलों की संख्या, ऐसे लिख दो, राउल्ट के नियमानुसार किसी बिलियन के हिमांक का अवनमन, राउल्ट के नियमानुसार किसी बिलियन के हिमांक का अवनमन, जो हिमांक का अवनमन होगा, हिमांक का अवनमन विलय के किसके समानुपाती, विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। विलय के मोलों की संख्या के सीधे समानुपाती होगा, संख्या के सीधे समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः हिमांक का अवनमन क्या है, एक प्रकार का, अतः हिमांक का अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन क्या है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां तक बातें आती है समझ में। आपको लिखना कैसे है, अरेंज करके आपको लिखना है। सबसे पहले जब किसी शुद्ध विलायक में, ये क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन क्या है, राउल्ट के नियम से हिमांक के अवनमन को आपको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आपको छोटा सा डिफिनेशन लिखना है कि जब किसी शुद्ध विलायक में आवरणशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में कमी होती है और विलयन के हिमांक में भी कमी होती है, और इसे ही अपन हिमांक के अवनमन के नाम से जानेंगे। दूसरी बात है, यानी विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, विलयन के हिमांक कम होंगे। विलयन के हिमांक में अवनमन हो रहा है ना, तो विलायक का हिमांक एवं विलयन का हिमांक में अंतर हिमांक का अवनमन होता है। अब डेल्टा टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, जहां पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू हिमांक का अवनमन है और टीएफ नॉट है विलायक का हिमांक, इसकी मात्रा ज्यादा है, और टीएफ इक्वल टू है विलयन का हिमांक। इसको लिख सकते हो कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन मोलर सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन मोलर सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है। क्लियर। अब यहां से डेल्टा टीएफ समानुपाती, हम डेल्टा टीएफ केएफ इंटू एन इंटू 1000 बटे, ये तो फॉर्मूला आपके पास, ये नंबर ऑफ मोल, तो मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू रहेगा नीचे में, 1000 ऊपर तो ऊपर। क्लियर। अब यहां से ये जो मोलों की संख्या हुई ये डेल्टा टीएफ के सीधे समानुपाती है, यानी दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में है। मोलों की संख्या ज्यादा होगी, डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी ज्यादा होगा। मोलों की संख्या कम होगी, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या अगर अधिक मात्रा में n मिलाओगे, यानी किसी भी विलय को अधिक मात्रा में मिलाओगे तो हिमांक का अवनमन बहुत ज्यादा होगा। किसी विलय की मात्रा को कम में मिलाओ तो हिमांक का अवनमन भी कम हो जाएगा। तो ये बातें होती है यहां से दोनों का डिफरेंस, दोनों का समानुपाती का मतलब। अब राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन विलय के मोलों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात हिमांक का अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म होता है। क्लियर है। अब इसका ग्राफ बना लेना है, तो ग्राफ यहां से फिर से बनाएंगे। क्लियर। ये प्रेशर और ये टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां से देखो, मान लो हमने यहां पे इस बिंदु पर किसी विलायक को लिया, तो विलायक को लेंगे तो ये चला गया, चलो विलायक का तापमान, ठीक है, विलायक का तापमान। अगर इस विलायक में, ये है आपका विलायक, ये क्या है, विलायक है, ठीक है, ये आपके विलायक हैं।
अब इस विलायक में किसी विलय को डालो, तो विलय को डालने के बाद क्या होगा, विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी, तो यहां से विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी, तो हम इस बिंदु से ले लिए ऐसा कुछ, ठीक है, इस बिंदु से ले लिए, तो ये है आपका विलयन, ये क्या है आपका विलयन है, तो ये रहा विलयन का और ये रहा विलायक का, क्लियर, ये रहा विलायक का और ये रहा विलयन का। अब विलयन का T और विलायक का TF नॉट, विलायक का क्या होगा TF नॉट, क्योंकि विलायक का तापमान ज्यादा होगा, विलायक का हिमांक के अवनमन ज्यादा, सॉरी विलायक के हिमांक ज्यादा होंगे, विलयन का हिमांक कम होगा। अब यहां से अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होंगे, डेल्टा TF, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होंगे, डेल्टा TF, यहां से यहां तक TF नॉट और यहां से यहां तक T, ये यहां से यहां तक TF नॉट, तो TF नॉट ज्यादा है, TF नॉट ज्यादा है, और यहां से यहां तक का T ज्यादा है, इसको TF लिख सकते हो ना, इसको आप TF लिख दो, ठीक है, तो TF कम है, TF नॉट ज्यादा है, TF कम है, TF नॉट ज्यादा है, तो इसको आप इससे ये ग्राफ जरूर बनाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन आ जाए बिहार बोर्ड में, तो इसको आप यूं चुटकियों में लिख सकते हो, ठीक है। अगर एक चीज आपको याद है, या क्वथनांक का उन्नयन याद है अच्छे से, या हिमांक का अवनमन याद है अच्छे से, तो दोनों में से कोई भी सवाल आ जाए तो आप यूं चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो आप सारे ये चीजों को अच्छे से नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कॉपी करो, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। तीसरे सवाल पे आते हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार आए हैं। तो प्रसरण दाब किसे कहेंगे, और सिद्ध करें कि प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, ये भी एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है ना। 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, एक वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा प्रसरण दाब। तो आपको यह सिद्ध करना है कि प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। अब यहां से देखो, तो प्रसरण दाब को समझने से पहले सबसे पहले आपको प्रसरण क्रिया के बारे में जानना होगा कि प्रसरण क्रिया क्या होती है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटी सी बात है, ये मान लो आपके पास कोई कंटेनर है और ये कंटेनर और है, थोड़ा सा और स्पेस में बनाते हैं। आपके पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर कुछ ऐसा है, ये 2 कंटेनर है, क्लियर है, 2 कंटेनर है। अब दोनों कंटेनर को आप एक दूसरे से जोड़ दो, एक दूसरे से पाइप के द्वारा क्या करो, जोड़ दो, और बीच में आप लगा दो, यहां पे बीच में हम लगा दिए अर्धपारगम्य झिल्ली, यहां से यहां तक क्या लगा दिए, अर्धपारगम्य झिल्ली, और ये है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, ये एक ऐसा, इस झिल्ली के अंदर ऐसा छोटा छोटा छिद्र होता है, इतना ज्यादा छोटा छोटा छिद्र होता है कि इससे अणु ट्रांसफर हो सके, इससे जो लिक्विड अणु होंगे वो ट्रांसफर होंगे। झिल्ली का मतलब कह सको, जैसे चना देखा होगा आपने, चना को क्या करो, पानी में डाल दो, तो पानी में डालने के बाद चना क्या होता है, फूल जाता है ना। तो जो फूल जाता है उसके चने के अंदर पानी प्रवेश करता है, किसके कारण, उस छिलके के द्वारा, जो चना का छिलका होता है ना, उस छिलके के माध्यम से चना के अंदर पानी प्रवेश करेगा। तो छिलके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तभी तो पानी उसके अंदर आता है ना। तो वो एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली है। आप किशमिश को पानी में डाल दो, किशमिश फूल जाता है, क्योंकि उसका छिलका एक अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा। आपके स्किन, आपके बॉडी की क्या स्किन अगर है, तो इस स्किन से क्या निकलता है, अंदर से पसीना निकलता है, ब्लड तो नहीं निकलता, पसीना निकलता है, खून नहीं निकलता, पसीना निकलता है। खून कब निकलेगा, जब इसको काट दो, काट के देखो खून निकलेगा, लेकिन यहां से खून नहीं निकलता बल्कि पसीना निकलता है। तो पसीना की सांद्रता कम होती है। तो स्किन भी, हमारे बॉडी के स्किन भी एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली है। तब यहां से बात होती है कि जब हम इसमें एक पाइप के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए, अब इसके अंदर क्या है, इसके जो अंदर है, इसके अंदर अणु है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड अणु, इसके अंदर भी लिक्विड अणु है, लेकिन दोनों में एक ये डिफरेंस है, ये जो आपका है, ये वाला है उच्च सांद्र के अणु, कैसा है, उच्च सांद्र के अणु, और ये जो है ये निम्न सांद्र के अणु है, ठीक है। इस कंटेनर में निम्न सांद्र के अणु है, इस कंटेनर में उच्च सांद्र के अणु है। तो रीजन क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्र के अणुओं की ओर निम्न सांद्र के अणु प्रवाह होंगे, है ना, इधर से प्रवाह होंगे, इधर से।
निम्न सांद्र के अणु ही, ये निम्न सांद्र का मतलब कैसा को पतला घोल, और उच्च सांद्र का मतलब कैसे को गाढ़ा घोल। तो पतला घोल एसपीएम के द्वारा गाढ़ा घोल की तरफ जाएगा, और ये गाढ़ा घोल एसपीएम के द्वारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये छिद्र है। इतने महीन छिद्र, इतने छोटे छिद्र होते हैं, हमको दिखते नहीं है, बल्कि उसके अंदर होते हैं। और छिद्र के अंदर जो पतले लिक्विड हो गए, तनु घोल हो गए, उसी को प्रवाह करवाएगा, और गाढ़े घोल को प्रवाह नहीं कराएगा। तो ये निम्न सांद्र वाले अणु एसपीएम के द्वारा कहां जाएगा? उच्च सांद्र के अणुओं के ऊपर। इसको बोलोगे एसपीएम, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब यहां से देखो, तो जब निम्न सांद्र वाले विलायक के अणु, जब निम्न सांद्र वाले विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम द्वारा उच्च सांद्र विलायक के अणु की ओर, उच्च सांद्र विलायक अणु की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे, अपने आप स्वतः प्रवाह होने लगे, तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। क्लियर है बातें? एक बार फिर से समझो। जब निम्न सांद्र वाले विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्र वाले विलायक के अणुओं की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे, तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। जब निम्न सांद्र के अणु उच्च सांद्र की ओर प्रवाह होने लगती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रसरण कहलाएगी। अब यहां से प्रसरण दाब की बात आती है कि प्रसरण दाब किसको कहते हैं। अब यहां से देखो, प्रसरण दाब को आप समझो। प्रसरण दाब होता है, सेम यहां से एग्जांपल लेते हैं, ये कंटेनर, ठीक है, फिर ये कंटेनर। अब दोनों कंटेनर को एक पाइप से जोड़ दो, ये पाइप का नाम है, और इस पाइप के बीच में क्या लगा दो? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दो, यहां से यहां तक झिल्ली लगा दो। इसके अंदर है निम्न सांद्र के अणु, और इसके अंदर है उच्च सांद्र के अणु। ठीक है, ये है आपके उच्च सांद्र के अणु, ये है निम्न सांद्र, और ये है आपका उच्च सांद्र के अणु। अब यहां से देखो बातें क्या होती है। अब ये एसपीएम के द्वारा, ये जब निम्न सांद्र के अणु स्वतः प्रवाह होने लगे, तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाएगी। अब आपको क्या करना है? जो प्रसरण की क्रिया हो रही है, उस प्रसरण की क्रिया को रोकना है। तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करोगे? ऐसा क्या करोगे कि निम्न सांद्र के अणु जो उच्च की तरफ जा रहा है, इधर से इधर आना बंद हो जाए, रुक जाए। तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? ये उच्च सांद्र के ऊपर दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दाब। जैसे इसके अंदर दाब लगाएंगे, ये जैसे ही दाब लगाएंगे, तो ये लिक्विड इधर प्रेशर बनाएगा, बनाएगा ना। जैसे इसमें हम प्रेशर लगाएंगे, तो ये इधर प्रेशर बनाएगा, इसकी तरफ इधर प्रेशर बनाएगा। तो जैसे इधर प्रेशर बनाएगा, तो जो निम्न सांद्र से उच्च सांद्र की तरफ आ रहा था, ये आना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली है कि जब उच्च सांद्र के ऊपर हम प्रेशर ऐसा प्रेशर लगाएंगे, ऐसा प्रेशर लगाएंगे कि इसके अणु जो है, इधर इसके जो अणु है, इस अणुओं को आना क्या करेगा? रोक देगा, है ना। इसके द्वारा जो आ रहा था, वो अणु क्या करेगा? आने से रोक देगा। तो प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी, रुक जाएगी ना। प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी। तो जब प्रसरण की क्रिया रुकेगी, तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाओगे, वही प्रसरण दाब कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब यहां से देखो, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, ये जो प्रसरण हो रहा है, इस प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्र विलायक के अणु के ऊपर, उच्च सांद्र विलायक के अणु के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, जो प्रेशर आप लगाओगे, जो दाब आप लगाओगे उच्च सांद्र वाले विलायक के अणु के ऊपर प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, वही दाब क्या कहलाएगा? प्रसरण दाब कहलाएगा। क्लियर है? वही दाब आपके प्रसरण दाब होंगे। अब यहां से दूसरी बात है, ये किसी विलयन का प्रसरण दाब, अब हमको सिद्ध करना होगा प्रसरण दाब क्या होता है। समझ गए अच्छे से? अब आपको सिद्ध करना है कि प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर है? अब यहां से देखो, किसी विलयन का प्रसरण दाब, किसी विलयन का प्रसरण दाब सांद्रता एवं ताप के सीधे समानुपाती होता है। तो प्रसरण दाब को हम लिखेंगे पाई से। किसे लिखेंगे? पाई से। तो पाई किसके समानुपाती होगा? सी, यानी सांद्रता के समानुपाती, सी के भी समानुपाती, और पाई तापमान के भी समानुपाती, है ना। सांद्रता एवं ताप के समानुपाती होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं पाई समानुपाती सी इंटू टी। क्या लिख सकते हैं? पाई समानुपाती सी इंटू टी। और इसमें समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, जिसको बोलोगे आर इंटू सी टी। अब इसको अच्छे से अरेंज करके लिखना चाहो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? यहां से पाई बराबर क्या हो जाएगा? सी आर टी। पाई बराबर क्या हो जाएगा?
CRT। जब इसको आप अच्छे से अरेंज कर लोगे तो पाई इक्वल टू क्या होगा, CRT। तो ये प्रसरण दाब का फॉर्मूला है। ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा ये कि निम्न में से बताइए कौन प्रसरण दाब से सही संबंध रखता है, तो पाई बराबर CRT। अब यहां से देखो, हम इसको ये कर सकते हैं ना, पाई इक्वल टू C मतलब है सांद्रता, और सांद्रता इक्वल टू होता है, सांद्रता बराबर होता है मोलरता, और मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे, मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में, लीटर में। तो सांद्रता को आप लिख सकते हो विलय के मोल, यानी मोल बराबर क्या होगा, स्मॉल n इंटू विलय का आयतन, विलयन का आयतन। तो C बराबर होगा n बटा v इंटू RT, जैसे वैसे लिख सकते हैं। चाहो तो इसको आप इसको और अरेंज कर लो, n बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू v और इंटू r इंटू t। वॉल्यूम को किसमें चेंज करो, मिलीलीटर लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करोगे, गुना करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब यहां से ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला जो आपको अरेंज करना हो आप कर सकते हो। अब यहां से देख लो, हम यहां से लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार। अब आपको प्रूफ करना है कि एक अनुसंख्य गुणधर्म है, तो यहां से लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी बिलियन का, किसी बिलियन का, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी बिलियन का प्रसरण दाब, किसी बिलियन का प्रसरण दाब, किसी बिलियन का प्रसरण दाब किसके समानुपाती, किसी बिलियन का प्रसरण दाब विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती। ये देखो विलय के मोल है ना, विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है। इसीलिए यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है, समानुपाती है। अतः अतः प्रसरण दाब, अतः प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। कैसा है, अतः प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। ये आपको इस प्रकार से लिखना होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई ग्राफ वगैरह नहीं है। तो ये आसान है, सिर्फ लैंग्वेज है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, और साथ में ये आपको मेन इनपुट दर्शाना होगा कि यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने की संभावना 100% है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस का भी कॉपी करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर हम अगले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं। अगला सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिहार बोर्ड हमेशा पूछते हैं ये सारे सवाल 5 नंबर में, और बेहद ही सस्ते सवाल है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है और इसका व्यंजक आप कैसे लिखोगे, तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है कि किसी अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है उस समय के साथ परिवर्तन होती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करो तो उस रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, यानी अभिकारक की सांद्रता की बात कर लो या उत्पाद की सांद्रता की बात कर लो, तो वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो समय के साथ परिवर्तन तो होगा ही, और समय के साथ जब वो परिवर्तन होगा तो उस अभिक्रिया का घातांक प्रथम होना चाहिए, प्रथम कोटि के लिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया का वेग किसी समय में, जब उसका वेग किसी भी समय में अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, और यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर उस अभिक्रिया की सांद्रता द्वितीय घातांक के समानुपाती होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर उस अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता का घातांक तृतीय के समानुपाती होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। उसकी सांद्रता का घातांक 0 के समानुपाती होगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कब कहलाएगी, जब उसकी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता का घातांक प्रथम के समानुपाती होगा, यानी इकाई के समानुपाती होगा, तब वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब जहां मान लो यहां से, और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकेंड माइनस 1। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। क्लियर है।
और कैसे सेकेंड माइनस वन होगा हम यहां से देख लेंगे। अब देखो, मान लो कोई रिएक्शन है ए से क्या बन रहा है, उत्पाद, कोई उत्पाद बन रहा है ना, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। तो टाइम बराबर 0 पर जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो मान लो ए की सांद्रता ए है, उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ तो ए की सांद्रता ए और उत्पाद की सांद्रता 0। और मान लो अभिक्रिया शुरू हो चुका टी टाइम पर, तो टी टाइम पर मान लो कि a माइनस एक्स बना, तो x कहां गया, उत्पाद में गया। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक की सांद्रता खत्म होती है और उत्पाद की सांद्रता बनती है, यानी बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता जितनी खत्म होगी उतना ही उत्पाद की सांद्रता बनेगी। अब यहां से मान लो कि a के पास स्मॉल a था, अब यहां से x खत्म हो गया, अभिकारक से अभिकारक से x खत्म हो गया, तो a के पास क्या बचा, a माइनस एक्स बचा। तो जो x खत्म हुआ वो x कहां गया, वो क्या बना, वो उत्पाद में x जाके बन गया। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका वेग स्थिरांक dA अपॉन dt। ए की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ और किसके समानुपाती होगा, ए के समानुपाती होगा। तो ए का समानुपाती कब होगा, जब ए का घातांक 1 होगा, तब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो द्वितीय कोटि की, अगर यहाँ पे 0 होता तो शून्य कोटि की, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रूफ करना है। क्लियर है, आपको प्रूफ करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहां से देख लो, a बराबर क्या है, a माइनस एक्स। टी टाइम पर a बराबर क्या हुआ, a माइनस एक्स। इसको अपन लिख सकते हैं da माइनस एक्स बटा dt, और इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा k, और k a बराबर भी क्या है, k a। हाँ, इसको लिख सकते हैं। चलो, ये हो गया a, नोट कर लो इसको क्या कर लेंगे, डी अपॉन dt अपॉन k। अब इधर आते हैं, अब यहां से देख लो, यहां से इसको इंटीग्रेट करना। क्लियर है, अब यहां से देख लो, डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, के इंटू ए। अब इसको क्या करना है, अब dx को उधर भेज देना है, dx को क्या करना है, उधर भेज देना है। तो सबसे पहले कह रहा हूं इंटीग्रेट कर दो, पहले उधर भेज दो, डी ए माइनस एक्स अपॉन के इक्वल टू ए को इधर ला दिए, इधर इसको भेज दिए के इंटू डी टी। क्लियर है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, बोथ इंटीग्रेट, दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेशन लगा दिए, तो इंटीग्रेशन डी ए अपॉन एक्स बटा ए इक्वल टू इंटीग्रेट के इंटू डी टी। क्लियर, इंटीग्रेशन के इंटू डी टी। अब के कांस्टेंट है तो के बाहर चला जाएगा, डी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू के बाहर इंटू डी टी। क्लियर है, अब यहां से देखो डी ए माइनस एक्स, अब डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करना है तो ln का वैल्यू आएगा। डिफरेंशिएशन को जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, ln का वैल्यू आएगा, यहां पे ln का वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा ln a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू के इंटू, और ये तो dt रहेंगे ही। अब इसकी सांद्रता कहां से कहां तक परिवर्तन हो रही है, अब देखो 0 से t, कितना से कितना, 0 से t, ये सांद्रता परिवर्तन हो रहा है a से a माइनस एक्स, है ना, a से a माइनस एक्स, और ये 0 से t। अब यहां से बात कर लो, अब यहां से क्या कर लो, इंटीग्रेशन लगा दो, और इधर 0 से t। क्लियर है, ये 0 से t और ये हो जाएगा आपके 0 से a, 0 से क्या हो जाएंगे a। ठीक है, अब देखो यहां से वैल्यू आपको क्या पुट करना है, वैल्यू आपको ये पुट कर लेना है लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, यहां से वैल्यू पुट करना है आपको लोअर टू हायर। अब लोअर टू हायर कैसे पुट करोगे, इसमें आप यहां पे ध्यान से देखो, लोअर टू हायर वैल्यू पुट करोगे ln a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स, यहां पे क्या रखोगे, यहां पे सॉरी a से a माइनस एक्स जाएगा ना, a से क्या जाएगा, a से a माइनस एक्स,
तो यहां से एक बार a माइनस एक्स को a माइनस एक्स को a, तो ln a माइनस ln a माइनस एक्स यहां से लिख सकते हैं ln a, इसको वैल्यू a, फिर एक बार इसका वैल्यू a माइनस एक्स, a से a माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहां से k dt 0 से t, तो 0 से t, तो 0 से t का मतलब क्या होगा? सिर्फ t आएगा, सिर्फ t ही आएगा ना। 0 से t का मतलब t 0 माइनस t यानी t माइनस 0 यानी t। अब यहां से कर लो ln a log a माइनस log b, log a माइनस log b बराबर क्या होता है? log a into b। तो यहां से कर सकते हैं ln a, यहां से क्या कर सकते हैं? ln a बटा a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी कर सकते हैं। ln a बटा a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। अब यहां से देखो ln का एक वैल्यू आता है, ln बराबर होता है log 2.303। ln बराबर क्या होता है? log 2.303। अब यहां से ln का वैल्यू क्या रखेंगे अपन? यहां से k का मान हमको निकालना है, तो k बराबर t नीचे आ जाएगा ना, t नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 1/t। अब इसको ln को क्या लिख दोगे? 2.303 log a बटा a माइनस एक्स लिखोगे। तो इसको आप अरेंज कर लो अच्छे से। तो जब इसको आप अरेंज अच्छे से करोगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? t को इधर कर दो, है ना, इसको ऐसे कर दिए, ज्यादा आसान होगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा देखने में। ln को हमने क्या लिख दिया? 2.303 अपॉन t, नीचे चलाएगा तो t यहां पे आ जाएगा, तो ये किसका वैल्यू निकल गया? ये वैल्यू आपके निकल गए k का। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का k का मान क्या आ गया? k बराबर 2.303 अपॉन t log a बटा a माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ अगर बनाना चाहो तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम लोग? ये ग्राफ किसका बना रहे हैं? ये ग्राफ बना दो log a बटा a माइनस एक्स का और k का। log a बटा a माइनस एक्स और k का ग्राफ अगर बनाओगे तो k और log a बटा a माइनस एक्स एक दूसरे का कैसा समानुपाती है? सीधे समानुपाती है। तो ये ग्राफ आपके बन गए 2.303 अपॉन t का। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपके बन गए। ये एग्जामिनेशंस में आपको ये थ्योरी और साथ में एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा। अब यहां से देखो इसका इकाई सेकंड इसका इकाई सेकंड माइनस 1 कैसे हुआ? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग इस तरह यानी k बराबर 2.303, ये नॉमिकल वैल्यू है, तो नॉमिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं है। ये अभिकारक की सांद्रता है और ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता और सांद्रता दोनों का इकाई सेम होता है, तो दोनों कैंसिल, बचा सेकेंड यानी टाइम, टाइम यानी सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस 1। अगर इसी में बात कर लो, अगर सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताओ शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगा प्रथम कोटि का, हाफ अर्ध आयु, प्रथम कोटि का अर्ध आयु, आपसे सवाल आ जाए कि प्रथम कोटि का अर्ध आयु, ये भी सवाल आपसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि का अर्ध आयु की बात कर ले तो t हाफ इक्वल टू होगा 0.693 अपॉन k, 0.693 अपॉन k। ये आपके निकल गए प्रथम कोटि का अर्ध आयु। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आप जल्दी से कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर हम अगले सवाल पे आएंगे। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है आपके पास। तांबा के दो अयस्क का नाम लिखें, दो मेन अयस्क का नाम लिखना और इसका निष्कर्षण आप किस विधि से और कैसे करोगे ये आपको बताना है। तो देखो, तांबा का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पायराइड CuFeS2 और दूसरा होता है क्यूप्राइड Cu2S। हालांकि है तो बहुत सारे अयस्क, लेकिन ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तांबा के दो मुख्य अयस्क कॉपर पायराइड CuFeS2 और दूसरा क्यूप्राइड Cu2S, दोनों सल्फाइड अयस्क होते हैं। और कॉपर का जो निष्कर्षण होगा इसके सबसे मेन अयस्क कॉपर पायराइड से होता है। कॉपर का जो निष्कर्षण होगा इसके सबसे मुख्य अयस्क कॉपर पायराइड से किया जाता है, यानी CuFeS2 से। तो सबसे पहले क्या करोगे? तो तांबा का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क कॉपर पायराइड से होगा, कॉपर पायराइड से। तो सबसे पहले इस कॉपर पायराइड अयस्क को भर्जित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस अयस्क का सांद्रण करेंगे और सांद्रण करने के बाद इसका भर्जन करेंगे। तो भर्जित कॉपर पायराइड को ऑक्सीकृत कर Cu2S बनाया जाता है। सबसे पहले ये जो भर्जित होकर कॉपर पायराइड आएगा इसको ऑक्सीकृत करोगे, ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा? Cu2S, यानी
क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा और साथ में SO2 गैस रिलीज होगा। अब इस क्यूप्रस सल्फाइड, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड बना है, इस क्यूप्रस सल्फाइड को पुनः ऑक्सीकृत करना है एक बार फिर से। तो पुनः ऑक्सीकृत करके इसको क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया जाएगा। ये जो क्यूप्रस सल्फाइड बना है इसको पुनः ऑक्सीकृत करके क्या बनाया जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसको क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीकरण कराओगे तो ऑक्सीकरण करके क्या बनेगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। अब एक प्रोसेस और होगा, ये जो प्राप्त क्यूप्रस ऑक्साइड है, इस क्यूप्रस ऑक्साइड को फिर क्या करना है, फेरस सल्फाइड से विक्रिया कराना है। तो जैसे ही फेरस सल्फाइड से विक्रिया कराओगे तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से संयोग कर फिर से क्यूप्रस सल्फाइड बना देगा। अब जो क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा, अब यहां से स्टार्ट होता है इसका मेन काम। अब यहीं से स्टार्ट होता है इसका मेन काम। अब देखो, ये तो क्यूप्रस सल्फाइड बना है, तो यही क्यूप्रस सल्फाइड वो प्रोसेस नहीं करा देना। पहले क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीकृत करोगे, फिर ऑक्साइड बनेगा, फिर ऑक्साइड को फिर से अभिक्रिया कराओगे सल्फाइड से, तब जाके क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा। और ये प्राप्त क्यूप्रस सल्फाइड का मेन काम अब स्टार्ट होता है। अब देखो यहां से, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड बना है, इसका कुछ भाग, क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा और शेष सल्फाइड से संयोग कर कॉपर प्रदान कर लेगा। यहां से इसका मेन थीम शुरू होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग ऑक्सीजन से विक्रिया कर क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, सारा का सारा नहीं, कुछ हिस्सा, और बाकी बचे शेष हिस्से क्यूप्रस ऑक्साइड, जो शेष हिस्सा बना है, ये जो शेष क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, वो शेष हिस्सा जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना था उससे फिर से विक्रिया करके यहां से कॉपर का निष्कर्षण कर देगा। और ये जो कॉपर बनेगा ये फफोलेदार तांबा होगा। कैसा होगा, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये कैसे होंगे, फफोलेदार तांबा होंगे। अब इस फफोलेदार तांबा, अभी शुद्ध तांबा नहीं मिला हमको, अभी शुद्ध कॉपर का निष्कर्षण नहीं हुआ। अब जो फफोलेदार तांबा मिला है इसका आप करा लो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा लेना है, विद्युत अपघटन। जब इसका विद्युत अपघटन कराओगे, यानी फफोलेदार तांबा पे जब इलेक्ट्रिक करंट का एकदम प्रहार करोगे, यानी अटैक करोगे इलेक्ट्रिक करंट से, तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया होगी। वो विद्युत अपघटन से क्या होगा, उस कॉपर पर एनोड और कैथोड बनेगा। एनोड पर Cu से Cu2+ बनेगा और कैथोड पर फिर से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्योर कॉपर यानी शुद्ध कॉपर का आपको निष्कर्षण कर देगा। और इसी विधि से आपके कॉपर के निष्कर्षण समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये सारे नोट्स, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, कॉपर का निष्कर्षण और एक लोहा का निष्कर्षण, जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम इस पे एक लोहे के निष्कर्षण पे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आप इसको कॉपी करो। अगले बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल आपके बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। लोहा के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखें और इसके निष्कर्षण की विधि लिखें। आप किस प्रकार से लोहा का निष्कर्षण करोगे, तो डायग्राम के साथ आपको लिखना होगा। अब यहां से देखो, लोहा के 2 मुख्य अयस्क, तो एक अयस्क होता है हेमेटाइट Fe2O3 और दूसरा होता है मैग्नेटाइट Fe3O4 और एक तीसरा अयस्क होता है सीडेराइट जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना, परीक्षा में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में सारे सूत्र, अयस्क का फॉर्मूला, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और भी जितने अयस्क हैं, है ना, जिंक का अयस्क है, टीन का अयस्क है, फिर कॉपर का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है ना। तो ये सारे अयस्क का नाम आपको फॉर्मूले के साथ पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब इसके निष्कर्षण आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले अयस्क को सांद्रित करना है ना। ये ऑक्साइड अयस्क है, तो ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। कैसे होगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करेंगे। अब जो अयस्क सांद्रण हो गया है, उस सांद्रित अयस्क को क्या करना है, सबसे पहले देखो, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में, हवा की उपस्थिति में, वायु की अधिकता में जब गर्म करते हैं तो उस सांद्रित अयस्क में जो नमी बची हुई रहती है, वो नमी क्या होती है, बाहर निकल जाती है गर्म करने के बाद। गर्म करने के बाद ये Fe2O3 किसमें बदल जाएगा, Fe3O4 में, और साथ में यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। अब दूसरे सीडेराइट को भी, अगर मान लो सीडेराइट आपने लिया, तो सीडेराइट को भी गर्म करोगे तो ये भी यहां से क्या होगा, जब हम कार्बोनेट के अयस्क को हीट करते हैं
तो यहाँ से धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अब ये जो फेरस ऑक्साइड मिला है आपको, तो फेरस ऑक्साइड उपस्थित होने पर ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जो फेरस ऑक्साइड होगा, अगर साथ में वायु होगी तो वायु की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये सीधे फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा Fe2O3 में। क्लियर है? अब देखो ये जो बाध्य भट्टी है, ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे बाध्य भट्टी। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? बाध्य भट्टी। तो बाध्य भट्टी जैसे चिमनी वगैरह देखोगे आप, जहां पे ईंट वगैरह पकता है तो चिमनी के आकार का ही होता है, जैसे बाध्य भट्टी, उसको भी क्या बोलोगे? बाध्य भट्टी। यानी नीचे से आग लगाया जाता है। तो नीचे से जब आग लगेगा तो नीचे का तापमान ज्यादा होगा, ऊपर का तापमान कम होगा। तो बाध्य भट्टी में निचली सतह का तापमान अधिकतम होता है और ऊपर के सतह का तापमान कम होता है। तो सेम जैसे बाध्य भट्टी में ऊपर का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस और नीचे का सबसे अधिक 2200 डिग्री सेल्सियस। हम इसमें आयस्क को डालेंगे तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग प्रक्रिया होगी और सबसे नीचे जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को बोलोगे दहन क्षेत्र। जो सबसे नीचे क्षेत्र होगा उसको क्या बोलोगे आप? दहन क्षेत्र। यहाँ पे धातु के ऑक्साइड का दहन होगा, यानी हीट होने के बाद वो अपचयित होंगे। अब यहां से दहन क्षेत्र में जो भट्टी का निचला सतह होता है, वहां का तापमान 1900 डिग्री से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है और इस क्षेत्र में धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है। ये जो धातु का ऑक्साइड आपको मिला है, इस धातु के ऑक्साइड का क्या करोगे? अपचयन करोगे। कैसे करोगे? Fe2O3 किस में बदल जाएगा? इस कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में Fe3O4 में। और ये जो Fe3O4 बना है, ये फिर से दहन क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदल देगा? ये FeO में बदल देगा। और ये FeO, ये जो धातु का ऑक्साइड है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन की उपस्थिति में जब फिर से इसको उच्च ताप पर हिट करोगे तो यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाएगी और ये सीधे किस में बदल जाएगा? यहां से प्योर हमको लोहा मिल जाएगा। और ये जो लोहा होता है वो लोहा कच्चा होता है। कैसा लोहा होता है? पिग आयरन। इसको क्या बोलोगे? ये जो प्राप्त आयरन होगा, ये कैसा आयरन होगा? पिग आयरन होगा, यानी कच्चा लोहा होगा। और इस कच्चे लोहे को आप अलग अलग प्रक्रिया से, उसमें जो कुछ अशुद्धियां होगी उसको आप विद्युत अपघटन अलग अलग विधि द्वारा उसको हिट करो, है ना, उसको पीट कर उसको शुद्ध में कन्वर्ट कर लो। तो इस प्रकार से लोहे का निष्कर्षण क्लियर है। ठीक है? तो ये इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं। ये जो विधि है, इस विधि को आप बोलोगे प्रगलन। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा कि बाध्य भट्टी में धातु के ऑक्साइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? तो वो कार्बन होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। भट्टी के टेम्परेचर को अच्छे से ध्यान से देखना, कौन सा तापमान कहां पे होगा, नीचे का तापमान कहां पे होगा। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं। ये जैसे ये टेम्परेचर है 2200 डिग्री, ये क्वेश्चंस आपके निट में आ चुके हैं, है ना, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में सवाल यहां से आ चुके हैं कि बाध्य भट्टी में सबसे अधिकतम तापमान कितना होता है? तो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हुए, सारे के सारे बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें से अधिकतम क्वेश्चंस आपके 2023 एग्जामिनेशंस में 3 फरवरी को आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो आई होप ये सारे वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो ये अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।